हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, भूकंप और सुनामी। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे भूकंप आता है, उसके पीछे कारण क्या होता है। एक एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं जो आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग जब भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप के बारे में हम सभी लोगों ने सुना होगा और कभी कभी हम लोगों ने महसूस भी किया होगा। जो लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं या हिमालय के आसपास वाले क्षेत्रों में या दिल्ली के आसपास वाले पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उन लोगों ने अक्सर भूकंप को महसूस किया होगा। मैदानी इलाकों में ये कम देखने को मिलता है। जब अधिक तीव्रता वाली भूकंप इन क्षेत्रों में आती है तो ये मैदानी इलाकों तक भी पहुंच जाती हैं, तो मैं तब जाके मैदानी इलाकों में ये चीज महसूस की जाती है। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में प्लेटों की गति के बारे में बात किया था। तो कौन कौन सी प्लेटें थी? हम लोगों ने 3 तरह की प्लेटों के बारे में बात किया था। एक अपसारी प्लेट थी जो एक दूसरे के विपरीत गति करती थी, ये अपसारी प्लेट है। और एक प्लेट थी जिसको हम लोग अभिसारी या विनाशात्मक प्लेट कह रहे थे, जो एक दूसरे के आमने सामने गति कर रही थी। इसको अभिसारी या विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। और एक प्लेट था जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहा था, जिसको हम लोगों ने संरक्षित प्लेट किनारा कहा था। संरक्षित प्लेट किनारा कहा था। तो ये 3 तरह के प्लेटों की गति थी जिसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया था। तो ये पहला और दूसरा जो है, ये दोनों जो होते हैं ये ज्वालामुखी के उद्गार में सहायक होते हैं। मुख्य रूप से ज्वालामुखी के उद्गार में सहायक होते हैं, लेकिन संरक्षित प्लेट किनारा जो है इससे भूकंप देखने को मिलता है और अक्सर यहाँ से भूकंप ही आता है। तो क्यों आता है? प्लेटों की गति के कारण आता है। अब हम भूकंप की जब बात करेंगे तो एक वैज्ञानिक हैं रीड महोदय। रीड महोदय, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। किसी भी चट्टान के तनाव सहने की एक सीमा होती है और उस तनाव सीमा जो होती है, चट्टान की तनाव सीमा होती है, उससे अगर अधिक उस पर तनाव दिया जाएगा तो चट्टान क्या होती है? टूट जाती है। चट्टान के तनाव की एक सीमा होती है, तनाव की एक सीमा होती है, उससे अधिक उस पे अगर खिंचाव दिया जाता है तो वो टूट जाता है। और जब चट्टानें टूटती हैं तो उन्हीं के माध्यम से क्या होता है? भूकंप, भ्रंशन, ज्वालामुखी, ये सभी गतिविधि आपको देखने को मिलती है। तो ये किसने बताया था? रीड महोदय ने बताया था। और इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था? प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत दिया था। अब भूकंप की बात कर लेते हैं। तो भूकंप आने का कारण क्या होता है? भूकंप आने के 2 कारण बताए जाते हैं। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। जब प्राकृतिक कारणों की बात करते हैं तो इसमें प्राकृतिक कारणों में क्या क्या गिना जाता है? ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से भी होता है। ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी आता है तब आपको देखने को मिलता है। भ्रंशन हो गया, भ्रंशन हो गया, भूस्खलन हो गया, डैम, सड़क निर्माण, परमाणु परीक्षण, ये सभी जो होते हैं ये कृत्रिम या मानव निर्मित कारण हैं जिनके माध्यम से भूकंप आता है। अब जब भूकंप की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भूकंप आ रहा है, ये इस वाले जगह पे भूकंप आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे भूकंप मूल, यानी फोकस।
ये वाला कौन सा स्थान है? फोकस है। जहां सबसे पहले भूकंप आता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। और जब भूकंप ये ऊपर धरातल पे, क्रस्ट पे, जहां हम लोग मौजूद हैं, वहां पे जब सबसे पहले पता चलता है, यानी कि इस जगह पे जब सबसे पहले एहसास होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। इसी को हम लोग एपी सेंटर बोलते हैं, एपी सेंटर। और इसको हम लोग बोलते हैं भूकंप मूल, भूकंप मूल। यानी कि जहां सबसे पहले भूकंप आता है उसको हम लोग फोकस या भूकंप मूल कहते हैं, और जहां सबसे पहले महसूस किया जाता है धरातल पे उसको हम लोग एपी सेंटर या अधिकेंद्र बोलते हैं। अब जब भूकंपे आती हैं तो उससे 3 तरह की तरंगे निकलती हैं। वे तरंगे कौन कौन सी है? पहली तरंग है पहली तरंग है पी तरंग। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी तरंग, प्राइमरी तरंग। इसको प्राइमरी तरंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले धरातल पर यही तरंग पहुंचती है, इसलिए हम लोग इसको प्राइमरी तरंग कहते हैं। और इसकी जब बात करते हैं तो इसकी गति कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसकी गति कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसकी गति होती है। और ये धरातल पे सबसे पहले पहुंचती है। और इसकी एक और विशेषता होती है कि ये जो होती है ठोस में इसकी गति ज्यादा होती है, और जब ये तरल में जाती है तो इसकी गति कम हो जाती है। आप देखेंगे कि ये क्रस्ट वाला क्षेत्र है और ये जो है मेंटल वाला स्टेनोस्फीयर वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र पे हम देखते हैं कि क्या होता है। स्टेनोस्फीयर वाले की बात करते हैं तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में बात किया था कि ये तरल अवस्था में होता है। तो जब भूकंप की तरंगे यहाँ प्रवेश करती है इस वाले क्षेत्र में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इनकी पी तरंगों की गति जो होती है कम हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि इनकी ठोसों में गति ज्यादा होती है और तरल में इनकी गति कम होती है। और ये जो होती है, ये तरंगे जो होती हैं, ये यहाँ पे पृथ्वी का, जब हम पृथ्वी के केंद्र की बात करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं, कोर या क्रोड बोलते हैं। तो एकमात्र तरंग यही पी तरंग ही है जो पृथ्वी के कोर से होके गुजरती है। ये जो होती है पृथ्वी के कोर से होके गुजरती है, कोर से भी गुजरती है। ध्वनि तरंग के समान होती है, यानी कि इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है। इसे अनुदैर्ध्य तरंग, इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस तरंग की जब हम बात करेंगे तो इसकी गति जो होती है प्राइमरी तरंग से कम होती है। और हमें जब इसके बारे में इस कोर की बात करते हैं, तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो क्या पता चलता है कि इस तरंगे जो होती हैं ये पृथ्वी के कोर से होके नहीं गुजरती हैं। और इसकी खासियत क्या है कि ये जो होती है केवल ठोस से होके गुजरती है। इस तरंग की बात करेंगे तो ये केवल ठोस से होके गुजरती है, केवल ठोस से गुजरती है। और इससे क्या पता चलता है कि इस वाले क्षेत्र में जब ये आती है कोर वाले क्षेत्र में, तो ये यहाँ से विलुप्त हो जाती है। यानी कि ये अगर यहाँ से ऐसे निकल रही है, पी तरंगे हो गई, ये कोर वाला क्षेत्र है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये एस तरंग है, तो ये यहाँ पे आएगी और फिर ये यहाँ से बाहर चली जाएगी। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे एक छाया चित्र बन जाता है, ये छाया वाला क्षेत्र होता है। क्या होता है कि यहाँ पे जब एस तरंग आती है तो एस तरंगे जो होती है इस वाले कोर वाले भाग में विलुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि ये जो होता है छाया क्षेत्र हो जाता है।
तो ये जो होती हैं केवल ठोस से होकर गुजरती हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स भी बोलते हैं, यानी अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तीसरी तरंग कौन सी है? एल तरंग। जब एल तरंग की बात करेंगे तो ये तरंगे जो होती हैं इनकी गति जो होती है सबसे कम होती है, यानी कि 3 तरंगों में से एल तरंग सबसे कम होती है, और ये जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ धरातल पे ही आपको देखने को मिलेगी। जो क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा होता है इनकी गति इन्हीं पे होती है, और ये धरातल पे सबसे अंत में महसूस होती हैं। लेकिन इन तरंगों की अपेक्षा, पी और एस की अपेक्षा, ये तरंग जो होती है सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक कौन सी तरंग है? एल तरंग। क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है ये बहुत ज्यादा होती है। जब ये तरंगे आती है तो ये इस तरह से गति करती हैं, इसलिए इस तरंग से सबसे ज्यादा हानि देखने को मिलती है। सबसे लंबा मार्ग भी तय करती हैं। सबसे लंबा मार्ग यही तरंग होती है जो तय करती है, और जिसकी वजह से इसका प्रभाव सबसे ज्यादा क्रस्ट वाले भाग में देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्रस्ट वाले भाग में हानि इसी के माध्यम से होती है। भूकंप का अध्ययन जिस वैज्ञानिक माध्यम से किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी यानी कि जिस विधि से हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं, और भूकंप के मापन के लिए जो यंत्र है उसको हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ। तीसरा प्रमुख सवाल जहां से आता है कि भूकंप की अगर तीव्रता मापनी रहती है तो उसको किससे हम मापते हैं? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, इससे हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं, जो कि गणितीय रूप में होती है, और ये इस पे जो होता है 0 से लेके 10 तक अंक निर्धारित होता है, और प्रत्येक अंक, अगर ये भूकंप की तीव्रता 0 से 1, 1 से 2 आती है तो इसमें जो होती है 10 गुना ज्यादा तीव्रता होती है। 10 गुना ज्यादा तीव्रता होती है। अब भूकंप प्रभावित कुछ क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। कहाँ पे भूकंप सबसे ज्यादा आता है? भूकंपीय क्षेत्र। भूकंपीय क्षेत्र की बात करते हैं तो जब हम भूकंपीय क्षेत्र की बात करते हैं तो जब हम प्रशांत महासागर को देखेंगे, सपोज करिए ये प्रशांत महासागर है, और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यूरेशिया है, यूरेशिया वाला भाग है, और यहाँ पे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पे देखेंगे आप साउथ अमेरिका है। तो जब हम ये प्रशांत वाला क्षेत्र की बात करते हैं, प्रशांत महासागर की, इसको हम लोग प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी कहते हैं। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी कहते हैं, और इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो होता है विश्व का सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलता है, और यहाँ पे लगभग 63%, पूरे विश्व का 63% भूकंप देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्लेटों की गति देखने को मिलती है, यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इन क्षेत्रों में ज्यादातर भूकंप देखने को मिलते हैं। और ये क्षेत्र जो होते हैं, इन क्षेत्रों में कौन कौन से देश आपको देखने को मिल जाएंगे? चिली हो गया, चिली हो गया, जापान हो गया, फिलीपीन हो गया, फिलीपींस हो गया, और बहुत सारे आपको इस क्षेत्र में देश देखने को मिल जाएंगे जहां पे सबसे ज्यादा आपको भूकंप देखने को मिलता है।
जब हम यहाँ पे देखेंगे जापान वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जो होता है किसके क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पे देख रहे हैं आप यूरेशिया वाला क्षेत्र है, तो ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। और ये जब देखेंगे आप ये वाला जो क्षेत्र है ये प्रशांत प्लेट है। जापान जो होता है इन्हीं दोनों प्लेटों के किनारे पर स्थित है, इसलिए सबसे ज्यादा पूरे साल में सबसे ज्यादा भूकंप जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी ये जो होता है इसका विस्तार जो होता है केप वर्डे से लेकर, आप मैप में देखेंगे केप वर्डे एक जगह है अफ्रीका में, केप वर्डे अटलांटिक महासागर, फिर उसके बाद भूमध्य सागर होते हुए भूमध्य सागर, फिर आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत, और फिर हिमालय, हिमालय से होते हुए ये फिर जब हिमालय से होते हुए आता है फिर ये दक्षिण पूर्व की तरफ मुड़ जाता है और ये परिप्रशांत महाद्वीपीय पेटी या परिप्रशांत मेखला में ये भूकंप वाला क्षेत्र मिल जाता है। ये कौन सा क्षेत्र है, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है और यहाँ पर विश्व की 21% भूकंप आते हैं। कितने परसेंट? 21% से ज्यादा भूकंप आपको इस क्षेत्र में यानी कि मध्य महाद्वीपीय पेटी में देखने को मिलता है। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है, हम लोग सुनामी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे डेली आपको PYQ कराया जाएगा और किसी भी एग्जाम से जुड़ी हुई ऑफिशियल जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।